नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। शुरुआत पेरिस से करते हैं। जी हाँ, इश्क का शहर पेरिस, लवर्स का शहर पेरिस आज हिंदुस्तान के दिल में भी मोहब्बत की बहुत सी दीवारें तोड़कर मोहब्बत की तमाम नई रोशनियों को रोशन कर गया है। पेरिस ओलंपिक में आज का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक होने जा रहा है। एक शानदार खबर हॉकी के मैदान से आई है, जब भारत ने लगातार दूसरे ओलंपिक में कांस्य पदक जीत लिया है। भारत ने एक बेहद दिलचस्प और कड़े मुकाबले में स्पेन को 2 के मुकाबले 1 गोल से मात दे दी। ये 50 साल बाद है जब ओलंपिक में भारत को लगातार दूसरी बार मेडल हासिल हुआ हो। इसके पहले टोक्यो में भी भारत ने कांस्य पदक 2021 में जीता था। भारत की यह जीत इस मायने में और भी ज्यादा अहम है कि देश में हॉकी को बढ़ावा देने में यह मील का पत्थर साबित होगा। भारत की यह जीत पूरी टीम की सामूहिक जीत है, लेकिन यह जीत सबसे खास होगी भारत के गोलकीपर PR श्रीजेश के लिए, जो आज भारत के लिए अपना आखिरी मुकाबला खेल रहे थे। बल्कि ये कहें कि पूरी टीम आज श्रीजेश को यादगार विदाई देने के लिए पूरे मैच में जी जान से भिड़ी रही तो गलत नहीं होगा। श्रीजेश ने पूरे टूर्नामेंट में न जाने विरोधी टीम के कितने ऐसे गोल बचाए जो किसी और गोलकीपर के लिए शायद संभव नहीं होता। जब भी लगा कि गेंद गोल में चली जाएगी, श्रीजेश ऐसी दीवार बनकर खड़े हुए जिसे भेदना विरोधी टीम के लिए बहुत मुश्किल रहा। जी हाँ, अगर भारत की हॉकी की भाषा में बात की जाए तो द ग्रेट वॉल का नाम अगर श्रीजेश को दिया जाए तो गलत नहीं होगा। इस टूर्नामेंट और आज के मैच के एक और हीरो रहे भारतीय टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह, जिन्होंने भारत के लिए आज दोनों गोल दागे। पेनल्टी कॉर्नर एक्सपर्ट हरमनप्रीत की स्टिक से निकली बॉल किसी गोली की तरह निकलती है और विरोधी गोलकीपर के लिए उसे रोकना आसान नहीं होता। हरमनप्रीत ने इस ओलंपिक में सबसे अधिक 10 गोल कर दिए हैं। इन 2 खिलाड़ियों का साथ पूरी टीम ने जमकर दिया और नतीजा भारत को इस ओलंपिक का चौथा पदक कांस्य पदक के तौर पर मिल गया है। भारत की आज की जीत के बाद हर ओर से शुभकामनाएं मिल रही हैं। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं श्रीजेश के परिवार को, जिसकी खुशी का ठिकाना आज नहीं दिखाई दे रहा। Actually, words cannot express the pride and joy that I feel now. Achieving a bronze medal for India in the retirement match is truly a reward for his passion and dedication for hockey. And I'm actually speechless. We all are proud of him. He had made us happy in so many unforgettable moments. We all are proud of him. श्रीजेश के परिवार को आप सुन रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हॉकी टीम को फोन किया, हरमनप्रीत और श्रीजेश के और पूरी टीम के साथ बातचीत की। आइए वो पूरी बातचीत अब आपको सुनवाते हैं। क्या बातचीत हुई PM मोदी के बीच में और हमारी भारतीय कांस्य पदक विजेता टीम से। सर, ये हरमन के पास है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। नहीं, शुक्रिया सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जी सर, मैं आपको और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया सर, थैंक यू। भारत का नाम रोशन किया आपने, और आपको याद होगा मैंने टोक्यो में कहा था आपको जी सर कि आपने पराजय की पूरी श्रृंखला को तोड़ा है। जी सर। और अब आपके नेतृत्व में और आपकी पूरी टीम के प्रयासों से इस बार भी हमने प्रगति की है, और मुझे पक्का विश्वास है कि अब हॉकी क्योंकि वो पुराना जो स्वर्णिम काल था वो फिर से आप लोग वापिस लेके आएंगे, तो मुझे पक्का विश्वास हो गया है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल लेके आएंगे सर, थैंक यू सर। हमारे श्रीजेश से जी सर घोषित कर दी है। जी साथ में ही सर, कर लीजिए सर। हेलो सर। श्रीजेश है वहाँ? यस सर, श्रीजेश बात कर रहा हूँ सर। कैसे हो भैया? एकदम बढ़िया सर। कंग्रेचुलेशन सर। बधाई हो आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। आपकी कमाल, आपने निवृत्ति घोषित कर दी आखिरी में। यस सर। लेकिन आपको नई टीम तैयार करनी होगी भैया। यस सर, यस सर। देखिए, मैं एक बार तो आज जरूर कहना चाहूंगा, 10 खिलाड़ियों के साथ ब्रिटेन की लड़ाई आपकी अच्छा।
मुझे लगता है हिंदुस्तान का हॉकी को समझने वाला हर बच्चा इसको हमेशा याद रखेगा थैंक यू सर, थैंक यू सर। और इसको एक उदाहरण के रूप में माना जाएगा। और मैं मानता हूँ कि दुनिया में भी हॉकी की चर्चा होगी तो ये आपकी क्वार्टर फाइनल के मैच का तो जरूर जिक्र आएगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और मैं सच बता दूं, अच्छा टीम स्पिरिट भी दिखाई दिया और आपने बिल्कुल जमकर के, और मैं देखा कि एक बार हारने के बाद थोड़ा मोरल डाउन हो जाता है, लेकिन आपने 24 घंटे में फिर से अपने आप को रिकवर करके पूरी ताकत से निकल पड़े आप लोग। यस सर। जी सर। देखिए, देश को बड़ा गर्व हो रहा है आप लोगों पर, और मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है सबको। थैंक यू वेरी मच सर। सबकी तबीयत तो ठीक है ना, कोई इंजरी नहीं हुई ना? नहीं सर, सब एकदम बढ़िया सर। सब लोग इधर आपको सुन रहे हैं सर, सब खुश है, सब आपका कॉल का इंतजार में था सर। मैं सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई दे रहा भैया। भारत माता की थैंक यू सर। थैंक यू। बात आपकी जय सर। थैंक यू सर। चलिए सरपंच साहब, बहुत बहुत बधाई दीजिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ बात करके पूरी टीम कितनी उत्साहित और प्रफुल्लित नजर आ रही थी। मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान, पूर्व सांसद और आज की तारीख में भारतीय हॉकी संघ के सर्वे सर्वा उसके अध्यक्ष दिलीप तिर्की साहब। तिर्की साहब, शुक्रिया, धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। आज के इस बड़े मोमेंटस ओकेजन पर आप एनडीटीवी इंडिया के साथ लाइव हैं। मैं सबसे पहले आपको बधाई देना चाहता हूं। आपकी नेतृत्व में, आपकी अगुवाई में टीम ने करिश्मा कर दिया, लगातार दूसरी बार ब्रॉन्ज जीता है ओलंपिक में। पहला रिएक्शन आपका? दिलीप साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? सुन पा रहे हैं मुझे आप? भारतीय हॉकी संघ के अध्यक्ष दिलीप तिर्की से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। वो वहीं पे मौजूद हैं पेरिस में, और जैसे ही वो हमारे पास लौटेंगे फिर हम उनके साथ कोशिश करेंगे और बातचीत करके उनकी प्रतिक्रिया आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इस बीच में खिलाड़ियों के परिवार के बीच में क्या चल रहा है वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। भारतीय हॉकी टीम के सभी खिलाड़ियों के परिवारों की खुशी आज की जीत के बाद देखते ही बन रही है। एक एक कर बात करते हैं, दिखाते हैं अलग अलग परिवारों का रिएक्शंस, जो अभी शाम से कुछ देर पहले मैच खत्म हुआ है और वो रिएक्शंस हमारे पास आने शुरू हुए हैं। सबसे पहले हरमनप्रीत कप्तान, जो कि सरपंच साहब के नाम से जाने जाते हैं, उनके परिवार का रिएक्शन। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿੱਤ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮੈਚ ਫਸਵਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਥੋੜਾ ਵਾਈਡ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਹ ਰੱਖਾਂ, मालक का ही सब कुछ मेरे मालक का टोक्यो में ब्रॉन्ज आया, फिर ब्रॉन्ज आया। कोई नहीं, कुछ ना कुछ जवान को ना कोई देश नहीं लैके आ रहा है। मालक मेहर करो, जो कुछ भूल जाओ। तो आपने सुना हरमनप्रीत के फादर को। हरमनप्रीत ने आज के दोनों गोल कप्तान ने ही किए, और जैसे कि मैंने बताया उनको सरपंच साहब कहा जाता है, और सरपंच साहब के पिता साहब की खुशी देखते ही बनती थी। अब आपको लिए चलता हूँ उत्तर प्रदेश की ओर। ललित है हमारे साथ, खिलाड़ी हमारी टीम के, उनके परिवार का रिएक्शन आया है, आइए सुनते हैं। बहुत खुशी है भाई, बहुत खुशी है। अब दुबे जी कहाँ गए आप हमारे लिए शुभ हैं। बहुत खुशी है। हर हर महादेव। बहुत 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 खुश है भैया, बहुत खुशी है। और मन में ये तसल्ली, बस भगवान से दुआ कर रहे थे कि बच्चे मेडल लेके आए, खाली हाथ ना आए। उनका भी मनोबल टूट जाएगा, इतने दिन से खेल रहे थे, कम से कम कोई मेडल तो मिला उनको, यही बहुत खुशी है। भगवान लोग पर छोड़ दिए थे, जब वो लोग सेमीफाइनल हारे थे तो हमको यही लगा था अब बच्चे मेरे कुछ नहीं, लेकिन बस ये बोले थे, ये भोलेनाथ बच्चों को खाली हाथ विदेश से मत आने देना, हाथ में उनके मेडल जरूर दे देना। और भोलेनाथ ने, भगवान ने इस प्रार्थना को, माँ की सच्ची प्रार्थना को सुन लिया। आज ब्रॉन्ज मेडल भारत जीत गया। आगे बढ़ता हूँ, राजकुमार बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी हमारी टीम के, उनके परिवार का रिएक्शन अब आपको दिखाते हैं। मैं एज अ ब्रदर, एज अ मतलब बड़ा भाई हूँ, एक पिता समान हूँ मैं।
इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बड़ा भाई मेरे इस लेवल पे जाके खेल रहा है और मेडल लेके आया है। और इसके लिए मैं अपने एकेडमी जो हमारे कोच साहब हैं इनका भी बहुत बड़ा हाथ है, जिन्होंने हमें हॉकी पकड़ना सिखाया है। सो मैं बहुत आभारी हूँ। ये देश की जीत है। ये देश की जीत है सर, और इस जीत से हमारे जो युवा हमारे जो बैठ के मैच देख रहे थे, इनकी उम्मीदों को एक अच्छी उड़ान मिलेगी, जिससे ये अपना टारगेट को अचीव कर पाएंगे, जिससे उनको एक मोटिव मिलेगा इस चीज़ से। तो सुना आपने, हर परिवार का रिएक्शन है और अब बारी है विवेक सागर के परिवार की प्रतिक्रिया आपको दिखाने का। देखते हैं। बहुत अच्छा लग रहा, खुशियों के माहौल है। गोल्ड नहीं आया तो नहीं आया, ब्रॉन्ज मेडल आया तो यही मैं खुशी हूँ। क्या अपेक्षा थी, क्या बात हुई थी आपकी विवेक जब जा रहा था यहाँ से? जा रहा था तो कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही जाता है तो बोलता है मम्मी जा रहा हूँ। मैंने कहा हाँ बेटा जाओ, खेलो, अच्छे जीत के आना। आज इस अगस्त के महीने में जब राखी का त्यौहार सर पर है तो देश में दिवाली मनाई जा रही है। बहुत सी तस्वीरें ऐसी मिली हैं जहां पर दिवाली मनाते हुए भी परिवारजन और खिलाड़ी के हॉकी के जो प्रेमी हैं वो इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। भारत की इस शानदार उपलब्धि पर जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया, प्रधानमंत्री मोदी ने फ़ोन किया और पूरी टीम से बात की, लेकिन बधाई उन्होंने इसके पहले ही, इस बातचीत के पहले अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने हैंडल पर दी थी और पीएम ने उस पर लिखा था, इस जीत को एक ऐसी उपलब्धि बताया जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय हॉकी टीम का कांस्य पदक जीतना बेहद खास है क्योंकि ये ओलंपिक में उनका लगातार दूसरा पदक है। पीएम ने इस सफलता को हुनर, दृढ़ता और टीम भावना की जीत बताया और बधाई देते हुए कहा कि खिलाड़ियों ने धैर्य और सामर्थ्य का परिचय दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश के आखिर में कहा कि हर भारतीय का हॉकी से भावनात्मक जुड़ाव है और ये उपलब्धि हॉकी को देश के युवाओं के बीच और भी लोकप्रिय बनाएगी। भारत की आज की जीत पर बातचीत के लिए हमने कोशिश की दिलीप टक्की साहब से बात करने की, वो तुमको नहीं मिल पाया, लेकिन अब बात करना चाहूँगा स्पेशली मैं श्रीजेश के बारे में। आज के मैच के पहले ही हमारे गोलकीपर, हमारे हॉकी की द ग्रेट वॉल पीआर श्रीजेश ने एक ट्वीट कर अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था और उनका वो ट्वीट बता रहा था कि उनका हौसला कितना बड़ा है, वो कैसे गोल के आगे भारत की दीवार बनकर खड़े रहते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आज पोस्ट किया, आज जब आखिरी बार मैं गोल पोस्ट के बीच खड़ा हो रहा हूं तो मेरा सीना गर्व और कृतज्ञता से फूला हुआ है। एक बच्चे से लेकर भारत के सम्मान की रक्षा में खड़े एक व्यक्ति तक मेरा ये सफ़र असाधारण से कम नहीं रहा। आज मैं भारत के लिए अपना आखिरी मैच खेल रहा हूं। हर बचाव, हर छलांग, भीड़ की हर दहाड़ हमेशा मेरी आत्मा में गूंजती रहेगी। मुझ पर यकीन करने के लिए, मेरे साथ खड़े रहने के लिए धन्यवाद भारत। ये अंत नहीं है बल्कि खूबसूरत यादों की एक शुरुआत है। जय हिंद। और हमारे साथ अब दिलीप तिर्की साहब जुड़ रहे हैं जिनसे हम लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। दिलीप साहब, आपका खुद का प्रोफाइल इतना हैवी वेट है, आप भारतीय टीम के कप्तान रहे, सालों तक भारतीय टीम को लीड किया, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, अब आज की तारीख में आईएचएफ के आप मुखिया हैं। जब भारत एक रिकॉर्ड बना रहा है, लगातार दूसरा ब्रॉन्ज भारत लेकर आ रहा है, पहला रिएक्शन आज के मैच पर आपका? दिलीप साहब सुन पा रहे हैं मुझे आप? मैं आपको देख पा रहा हूं। दिलीप तिर्की जी, जी आपके रिएक्शन का इंतजार है। आज के मैच के बारे में आपकी टिप्पणी, आपका एक्सपर्ट ओपिनियन। मुझे कुछ सुनाई, मैं कुछ भी सुन नहीं पा रहा हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं यहां से बात करने की। दिलीप जी, मैं एक बार फिर से अपना सवाल दोहराता हूं। आज का मैच स्पेन को 2-1 से हराकर हम जीते, आपका एक्सपर्ट ओपिनियन, कैसे ये कमाल हुआ? हेलो जी, मैं सुन पा रहा हूं आपको। अच्छा, ओके। आपका एक्सपर्ट ओपिनियन आज के मैच पर तिर्की साहब। जी दोबारा, मैं आपका वॉइस सुन नहीं पाया, दोबारा प्लीज। आज का मैच पे आपका रिएक्शन, आपकी प्रतिक्रिया, आपका एक्सपर्ट ओपिनियन, इंतजार है, हम सबको सुनना चाहते हैं। ओह, थैंक यू सो मच।
सबसे पहले आप लोगों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, आपका सपोर्ट, आपका ब्लेसिंग से आज मेरे ख्याल से हर एक खिलाड़ी का परफॉर्मेंस शानदार रहा है। जो मिस हमने सेमीफाइनल में किया था, और हालांकि हमें गोल्ड मेडल मैच के लिए खेलना चाहिए, बैड लग रहा हमें खेल नहीं पाए, लेकिन आज ब्रॉन्ज मेडल मैच में स्पेन को शानदार खेलों के साथ जीत हुई है टीम का। हर एक खिलाड़ी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। हरमनप्रीत, उनका दो गोल शॉर्ट करने की वजह से जो हुआ, टीम को जीत मिली। उसके साथ साथ सीरीज का डिफेंसिव, और एक बात मैं कहना चाहूंगा, जो अमित रोहित दास जो लास्ट मैच में मिसिंग था, और लास्ट मैच हम मिस किए, ये भी एक कारण है कि अमित रोहित दास को रेड कार्ड होना। लेकिन अमित रोहित दास आज ब्रॉन्ज मेडल मैच में खेले उन्होंने, और शानदार फर्स्ट रनर के हिसाब से बहुत ही बढ़िया उन्होंने 2 शॉट कॉर्नर, मेरे ख्याल 2 या 3 शॉट कॉर्नर उन्होंने रोका। सो हार्दिक, अभिषेक, हमारे मनदीप, सभी ने काफी मेहनत किए, जर्नल सिंह, सभी खिलाड़ियों ने काफी मेहनत किए, और आज फाइनल बैक टू बैक। इंपॉर्टेंट बात ये मेरे लिए, मैं काफी खुश हूं इस बात से कि बैक टू बैक लास्ट ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, और इस ओलंपिक्स में टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीती। मैं हर एक खिलाड़ी को मैं बधाई देना चाहूंगा, साथ ही साथ हमारे जितने कोच, सपोर्टिंग स्टाफ, सबको मैं बधाई देना चाहूंगा। दिलीप साहब, आपकी बातों के जरिए ये जो आप जो शुक्रिया अदा कर रहे हैं तमाम लोगों का, मेरे ख्याल से हमको आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। आप लोगों ने जो डेडिकेशन दिखाया, जो सेक्रीफाइस दिखाया, जो मेहनत दिखाई, उसका नतीजा दिखा। मैं 2-3 खिलाड़ियों के बारे में स्पेसिफिकली आपसे बात करना चाहता हूं। हमारी द वॉल आज रिटायर हो गई। श्रीजेश साहब अगले मैच में भारतीय टीम के लिए गोलकीपर नहीं होंगे। क्या तैयारी है उनका रिप्लेसमेंट के तौर पर? वो जो कद उन्होंने पाया है, मुझे ऐसा लगता है कि आज का ब्रॉन्ज मेडल का सबसे बड़ा एक नाम अगर चुनना पड़े तो वो श्रीजेश साहब। उन्होंने जितने गोल बचाए इस बार, वो शायद मैन ऑफ द टूर्नामेंट है मेरे लिए। तो बिल्कुल आपने सही कह रहे हैं कि फ्यूचर मैचों में हम सीरीज को और देख नहीं पाएंगे, इंटरनेशनल मैच में हम सीरीज को देख नहीं पाएंगे, लेकिन सीरीज का जो कंट्रीब्यूशन रहा है देश के लिए, इंडियन हॉकी के लिए, उनको बहुत बहुत मैं बधाई देना चाहूंगा। जब भी अभी कई सालों में जितने भी इंपॉर्टेंट मैच खेले, लास्ट ओलंपिक्स का हम बात करें, जो ब्रॉन्ज मेडल जितने में उनका काफी योगदान रहा है, उसके साथ साथ एशियन गेम्स, एशिया कप, चैंपियन ट्रॉफी, और इस बार ओलंपिक्स, पेरिस ओलंपिक, जो ब्रॉन्ज मेडल मैच में, लीग मैच में और नॉकआउट मैच में उन्होंने बहुत ही अच्छा मैच खेली। और स्पेशली आप देखे होंगे जो कि इंग्लैंड के साथ मेरे ख्याल से 43 से 45 मिनट्स तक 10 खिलाड़ियों के साथ खेले हैं, और उसमें हर एक खिलाड़ी का कंट्रीब्यूशन रहा है डिफेंसिव मोड में जब आ रहे थे। लेकिन स्पेशल मैं कहूँगा श्रीजेश ने मेरे ख्याल से बहुत सारे शॉट उस दिन उन्होंने बचाए। उस दिन इंडियन हॉकी के गॉड के हिसाब से गॉड बन गए थे उस दिन। और डेफिनेटली आप जो कह रहे हैं कि फ्यूचर में श्रीजेश का जो कंट्रीब्यूशन रहा है हॉकी के लिए, इंडियन हॉकी के लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए, हॉकी फैंस के लिए, और नहीं देखा इस बात तो हमें अफसोस है, दुख है, लेकिन हर एक खिलाड़ी के साथ ऐसा होता है। हर एक खिलाड़ी एक दिन चाहते हैं कि हॉकी से, स्पोर्ट्स से संन्यास लें, और लेकिन ये बात मैं कहना चाहूंगा कि जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है टीम के लिए, हॉकी के लिए, हम सब कभी नहीं भूलेंगे। बिल्कुल, और आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो ग्रेट ब्रिटेन के अगेंस्ट में मैच था इंडिया का, जब हम 10 खिलाड़ियों से खेले, उसका जिक्र तो प्रधानमंत्री ने भी अपनी बातचीत में किया। खिलाड़ियों के साथ जब बधाई दी, कहा कि आप लोग 10 के साथ खेले और मजबूती के साथ खेले। अब मैं एक सवाल और आपसे लेता हूँ, फिर जानता हूँ आप बहुत व्यस्त है वहाँ पे। कप्तान हरमनप्रीत के बारे में जानना चाहता हूँ, जो कि सरपंच साहब है हमारे। उनकी कप्तानी और आज उनके जो स्ट्रोक थे दोनों, जब उन्होंने पेनल्टी कॉर्नर लिए, पिछले मैच में सेमीफाइनल में इतने सफल नहीं हो पाए थे। आज लगता है आप लोगों ने कुछ स्ट्रैटेजी बनाई थी स्पेन टीम को चकमा देने की। आज उनकी फ्लिक में, इनके शॉट में बहुत ताकत थी आज। देखिए, मैं सीरीज के बाद हरमन के बात में करूंगा जी। हरमन का भी कंट्रीब्यूशन टीम जिताने में काफी रहा है। लास्ट ओलंपिक की बात करें, मेरे ख्याल से शॉर्ट कॉर्नर के जरिए हरमन मेरे ख्याल 4 से 5 गोल दागे,
और हमारे रुपिंदर पाल सिंह ने, उन्होंने भी 4 या 5 गोल दागे। उसके बाद जितने भी हमें जीत मिली है, हरमन का गोल रहा है। और इस टूर्नामेंट में भी हरमन का जहां जहां गोल मिला है, जिस मैचों में हरमन का गोल सही टाइम में मिला है, उसमें जीत मिली है। आज भी उन्हें 2 गोल दागा और हमें जीत मिली। सो उनका कंट्रीब्यूशन भी हमेशा टीम के लिए काफी रहा है। और जब हरमन चला तो टीम दौड़ा तो वही देखने को मिला। सो आज भी हमें उनका जो परफॉर्मेंस रहा, लास्ट मैच में यही मिसिंग रहा। हरमन 1 गोल करने के बाद कई सारे मौके मिले, लेकिन वो मौके हम गंवाए दे। हम मेरे ख्याल से 12-13 शॉट में मिला कर नहीं पाए, फील्ड गोल भी कर नहीं पाए, और इसकी वजह से हम सेमीफाइनल जा नहीं पाए। लेकिन आज देखिए, ठीक टाइम में हमें शॉर्ट कॉर्नर मिला, शॉर्ट कॉर्नर में गोल बदला हरमन ने। और सभी खिलाड़ी को जो मेहनत से, श्रीजेश, अमित रोहित दास, देखिए अमित रोहित दास का मिसिंग था सेमीफाइनल मैच में, रेड कार्ड की वजह से वो खेल नहीं पाए थे। लेकिन आज उन्होंने शॉर्ट कॉर्नर, मेरे से 2 से 3 शॉर्ट कॉर्नर उन्होंने फ्लिक को रोका है, कि उनका फ्लिकर को डिस्टर्ब किया है। तो लास्ट मैच में, सेमीफाइनल मैच में अमित रोहित दास का भी कमी खली थी, और वो भी एक वजह हुआ होगा। लेकिन आज का मैच में अमित रोहित दास, हरमन और श्रीजेश और हार्दिक, अभिषेक, सबका मेहनत से ब्रॉन्ज मेडल मिला। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, बैक टू बैक लास्ट ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल मिला, और इस ओलंपिक में खिलाड़ी ने मेहनत करके, कोच और स्टाफ ने मेहनत करके जीत हासिल की है। और जो अपना जो परफॉर्मेंस है 4 सालों में, 3 सालों में, वो बरकरार रखते हैं, तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी सफलता है कि लगातार आप 2 ओलंपिक में 3-4 साल तक अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखें और वापस ब्रॉन्ज आपने हासिल किया। दिलीप तिर्की साहब, पूरे हिंदुस्तान की तरफ से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, खूब सारी बधाइयाँ, एंजॉय करिए। हम बीते 24 घंटे से मायूस थे विनेश की खबर सुनने के बाद, विनेश के साथ जो कुछ हुआ पेरिस में, लेकिन आपने इन 24 घंटों के बाद हम तमाम 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी है, तसल्ली ला दी है। हम सब की तरफ से हाथ जोड़ के आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, पूरी टीम का, आपका भी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो ये दिलीप तिर्की साहब भारतीय हॉकी संघ के मुखिया हैं, भारतीय टीम के कप्तान रह चुके हैं, कई सारे बड़े मैचों में उन्होंने भारत को जीत दिलाई है, सांसद रह चुके हैं, और आज की तारीख में भारतीय टीम के जो थिंक टैंक है उसके कर्ता धर्ता अगर दिलीप तिर्की हैं कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मेरे साथ 2 और खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस चर्चा में, और वो भारतीय टीम के बहुत ही दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं, अशोक कुमार, अशोक ध्यानचंद जी और मीर रंजन नेगी साहब। आप दोनों का तहे दिल से शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। आज आप लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है, सेलिब्रेशन का दिन है, और आप हमारे साथ इस खुशी को सेलिब्रेट करने बैठे हैं। नेगी जी, अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत अरसे के बाद मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, इतने दिनों में हम संपर्क में नहीं रह पाए, तो मेरी तरफ से माफ़ी आपसे। पहला रिएक्शन अशोक सर आपसे जानना चाहूँगा मैं, आज की जीत पर, आज के मैच पर आपकी तरफ से कौन हीरो है? देश हीरो है, देश के खिलाड़ी जिन्होंने इस देश के इस कारनामे को काम किया, चाहे वो हरमनप्रीत हो, चाहे वो श्रीजेश के गोल रोकने का तरीका हो, और सबसे बढ़कर इतने बड़े टूर्नामेंट तक खिलाड़ियों को पहुंचाने का जो काम हमारे देश की सरकार ने किया है, मोदी साहब का नाम लूं मैं, और सबसे बढ़कर जिन्होंने अडॉप्ट किया 10 साल, नवीन पटनायक साहब और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सब चीजें हैं कुल मिला के जो संस्था को, हॉकी को आगे बढ़ाती हैं। उन्होंने बढ़ाया, खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी, उनके लिए अच्छे कोच मुहैया कराए, उनके अंदर खेलने की वो भावना भरी कि कैसे मेडल जीते जाते हैं, ओलंपिक में कैसे जीतना है। तो कुल मिला के ये, हाँ, आखिर में अंत में ग्राउंड के ऊपर तो खिलाड़ी खेलता है, और खिलाड़ी तब खेलता है जब बिल्कुल से फ्री हो, फ्री माइंड हो, और वो फ्री माइंड इस टूर्नामेंट में हमको देखने को मिला, वो जज्बा देखने को मिला, वो हमारे अग्रेसिव चीजें देखने को मिली, किस तरह से गोल किन क्षणों में हमारे कप्तान हरमनप्रीत ने किए हैं, और किस तरह से श्रीजेश ने जो 99% गोल, 100% गोल होने वाले, उनको कैसे कैसे उसने रोका है, वो भी एक नजारा हमने अपनी आंखों से देखा। तब हमको ये ब्रॉन्ज मेडल आज मिला है। मेरी अपेक्षा और मेरा प्रेडिक्शन यही था, मैच टूर्नामेंट के शुरू में
यहाँ पर एक प्रेस वार्ता हुई थी, मैंने कहा भारत की टीम पोडियम पर खड़ी होगी और मुझे इस बात की खुशी है, हम पोडियम पर खड़े हुए, लेकिन एक बात गलत हो गई, मैंने कहा था हम गोल्ड मेडल जीतेंगे। और गोल्ड मेडल जीतने का हमारा अंदर वो जज्बा, वो भावना और खेल था ही, हमको जीतना ही था। लेकिन कहीं ना कहीं 20-30% किस्मत होती है, चाहे विनेश फोगाट की बात कर लें हम, चाहे हॉकी टीम की बात कर लें, तो वो 20-30% कहीं निकल जाता है, जिसको हम खुदा, भगवान, ईश्वर और लक, बैड लक कह लेते हैं। लेकिन हमारे जो एफर्ट 70%, 80% के हैं, वो कारगर सिद्ध हुए। हमारे खिलाड़ियों ने अपना पूरा जज्बा, खेल भावना दिखाई और उस खेल के बलबूते पर हर मैच, कोई मैच ऐसा हमने सतही तौर पर नहीं खेला, हम खेले हैं। और मुझे वो याद आता है, कर्म करो फल मिलता है। इस बार टीम ने पूरी मेहनत से इस काम को करा है और उसका फल उनको मिला है, और फल मिलना जरूरी था। हमारी हॉकी, हमारी ऐतिहासिक, हमारी एक ऐसा देश के साथ जुड़ा और सम्मान हॉकी का, चाहे वो पार्टीशन से पहले से और पार्टीशन के बाद क्यों ना हो, तो वो सम्मान हमारा इन लोगों ने बरकरार रखा है, ब्रॉन्ज मेडल के रूप में हासिल करके, जिसकी खुशी मुझे बहुत हो रही है। मुझे क्या, पूरा देश इस पर खुशियां मना रहा है। और सबसे बढ़कर जो आपने कहा कि मेरी आपसे बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई, तो ये मुलाकात भी तो हॉकी ने कराई है। बिल्कुल ठीक बात है, ये मुलाकात भी हरमनप्रीत और श्रीजेश की टीम ने ही कराई है। निकी साहब, आप तो मेरे शहर में रहते हैं, हम लोग इंदौर के लोग हैं भाई, और आप वहाँ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा, स्पेसिफिकली मैं श्रीजेश के बारे में बात करना चाहता हूं, क्योंकि ये साल ऐसा रहा 2024 का, जब एक पूरी पीढ़ी भारतीय खेल से रिटायर हो गई। क्रिकेट की बात करें तो T20 से विराट, रोहित और रविंद्र चले गए। कल विनेश ने अनाउंसमेंट कर दिया आज सुबह सुबह, अब श्रीजेश चले गए हॉकी से। हॉकी में कितनी कमी खलेगी श्रीजेश की, नेगी साहब? सुमित जी, आज का दिन जो है वो जश्न का दिन है। और वो जो खिलाड़ी जिसने 300 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैचेस में भारत को रिप्रेजेंट किया, जो 20 साल से लगातार एक दीवार बनकर हमारे गोल को सेव करता है, और जिस तरीके से बैक टू बैक 2 मेडल उन्होंने जितवाए श्रीजेश को, जो एक लीजेंड जिसे कहते हैं, उस प्लेयर को एक ब्रॉन्ज मेडल के साथ में पूरी हिंदुस्तान की टीम ने आज विदाई दी। बहुत खुशी हुई। बिल्कुल, श्रीजेश को मेरे ख्याल से अगर ब्रॉन्ज मेडल के लिए एक व्यक्ति चुनना पड़े, अगर ये टफ सवाल मैं करूं, तो क्या आप श्रीजेश को चुनेंगे, हरमनप्रीत को चुनेंगे या किसी और को चुनेंगे? मीरंजन नेगी जी। सबसे पहले तो मैं अशोक भाई साहब की बात से इत्तेफाक करता हूं कि आज इंडियन हॉकी जीती है, आप मानिएगा इस बात को। इंडियन हॉकी, और ये टीम गेम है, इसमें एक आदमी शाइन करता है, डेफिनेटली शाइन करता है, लेकिन ये पूरा टीम गेम है। और जिस तरीके से पूरी टीम खेली है आज, हमारे कप्तान, माय गॉड क्या टूर्नामेंट रहा है उनका, जबरदस्त। हमारे फॉरवर्ड जिनके पेरेंट्स के साथ में आज हमें दिखा रहे थे, हम सारे के सारे खिलाड़ी जितने भी फॉर्मर प्लेयर्स थे सब रो रहे थे, और बहुत कमाल का प्रदर्शन रहा यार। ये बात यकीनन सच है कि श्रीजेश ने इस कंपटीशन में अपने जिंदगी का सबसे अच्छा खेल खेला, और आने वाली जनरेशन श्रीजेश की कहानियां सुना के हॉकी खेलेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। बिल्कुल, और आप देखिए मैं कितना खुशकिस्मत हूँ, 3 बड़े भारतीय टीम के हॉकी के सितारे, उनके साथ मुझे स्क्रीन शेयर करने का मौका मिल रहा है। प्रगट सिंह जी भी जुड़ गए मेरे साथ, पूर्व कप्तान। शानदार प्रगट बाजी, शुक्रिया, धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। हम आपके मुरीद हैं, फैन हैं आपकी खेल के। आज की हॉकी के बारे में आपके लिए मैन ऑफ द मैच कौन है? देखो, पूरी टीम मैन ऑफ द मैच है, लेकिन आज की जो मॉडर्न हॉकी है उसमें गोलकीपिंग एंड पेनल्टी कॉर्नर, ये 2 एरियाज है जो आपको जिताती भी है और हराती भी है। और ये दोनों एरियाज में इसीलिए हम उस लेवल पर पहुंचे हैं कि 2 एरियाज में हमने, क्योंकि वर्ल्ड लेवल के जो दोनों प्लेयर्स हैं उन्होंने काम भी किया है और उस लेवल पर परफॉर्म भी किया है। और मैं बधाई तो सारी टीम को देना चाहता हूं, और स्पेशली ये 2 प्लेयर्स जो है, क्योंकि अल्टीमेट जो इस लेवल का कंपटीशन है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी गोलकीपिंग एंड हमारी जो पेनल्टी कॉर्नर।
इनफैक्ट प्रगट जी, आप भी पेनल्टी कॉर्नर खूब मारते थे अपने जमाने में। लेकिन हरमनप्रीत बहुत अच्छा लड़का है। क्योंकि 8 गोल और ऑलमोस्ट इस टूर्नामेंट में 10 गोल हो गए आज के दोनों उसी ने मारे। 10 गोल हो गए उसके। हाँ, तो और श्रीजेश, क्योंकि बहुत लाइफ सेविंग उसने की है, इवन पिछली ओलंपिक्स में भी और इस ओलंपिक में भी, क्योंकि ऐसे कॉम्बिनेशन बहुत दिनों बाद बनते हैं जब एक्सपीरियंस जो प्लेयर्स हैं उनके पास फिटनेस हो और जो नए हैं उनके पास जो है वो कहीं ना कहीं वो तजर्बा हासिल हो। तो ऐसे कॉम्बिनेशन ही देशों के लिए मेडल जीते हैं और बहुत देर बाद जो है हम वो मेडल जीते हैं और रिपीट किया है। आज तो ये थी कि शायद हमारे मेडल का रंग चेंज हो, लेकिन ठीक है, वो जर्मन बहुत टाइट मार्किंग से खेलते हैं, उनका स्टाइल है, उनका किरदार है, क्योंकि जो स्पोर्ट्स है उसके जरिए हम देशों का करैक्टर भी असेस कर सकते हैं कि वो कैसा करैक्टर है उनके देश का। और मेरा ख्याल है कि आज सेलिब्रेशन का टाइम है और मेरा ख्याल है कि सारा देश आज सेलिब्रेशन कर रहा है। और मैं नहीं चाहता कि कोई आप ऐसा क्वेश्चन पूछो कि जिसके ऊपर हम किंतु परंतु करें, वो कभी फिर कर लेंगे। नहीं, आज तो खुशियों का दिन है, ऐसा कोई सेलिब्रेशन नहीं। पर आपने क्योंकि सेमीफाइनल की बात कर दी और क्योंकि आप खुद पेनल्टी कॉर्नर एक्सपर्ट हैं, मुझे लगा कि उस दिन हरमनप्रीत नहीं चल पाए। उस दिन को मौके बहुत मिले। मैं भी दिलीप तिर्की साहब के साथ लाइव था आपके आने के पहले, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि अगर उस दिन हरमनप्रीत चल गए होते सेमीफाइनल में तो आज कुछ और कहानी होती। ये ठीक है, लेकिन देखो जो जर्मन्स हैं वो डिफेंस में बहुत अच्छे हैं। लेट अस बी वेरी फ्रैंक ऑन दीज इश्यूज। और उन्होंने पूरे का पूरा ब्लॉक करके जो गोल पोस्ट पूरा है, वो जो उनका रश पैटर्न था वो उन्होंने ऐसा डिजाइन किया था। ये ठीक है कि हर टीम के साथ एक अलग वेरिएशन होती है, लेकिन उनको पता था कि ये इनडायरेक्ट बहुत कम करते हैं, सेट पीसेस में बहुत कम जाते हैं। वैसे भी जब ना आपके पास अच्छा वेपन हो तो नेचुरली है फिर वो सीधा अटैक जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादा रहता है। लेकिन इसमें यस वेरिएशन की जरूरत थी, और अगर हम 1-2 वेरिएशन कर लेते तो शायद हमारा रिजल्ट कोई डिफरेंट होता। लेकिन ये है कि वो समा था वो बीत गया, क्योंकि हमें आस थी आज सेलिब्रेशन कहीं किसी और तरह की होती, लेकिन वो कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेट है। लेकिन फॉर्चुनेट ये है कि हम ये मेडल जो है लेके आए हैं और देश का जो झंडा है वो हमेशा जो है वो हिंदुस्तान ने अपना ध्वज जो है वो वहां बजाया है, और मेरा ख्याल है कि सब के साथ सेलिब्रेशन की जो जरूरत है। खुशी का दिन है, तसल्ली का दिन है। 24 घंटे पहले अशोक सर देश मायूस था जब विनेश की खबर आई थी, और आज 24 घंटे के बाद कुछ चेहरे पर मुस्कुराहट 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के चेहरों पर है कि भाई हरमनप्रीत और श्रीजेश की टीम ने कमाल कर दिया। हम सब चाहते थे कि सोना लेकर आए, पर कम से कम कांस्य को बचा के रखा, इस बात की तसल्ली है। मेरा सवाल फॉरवर्ड लुकिंग अशोक सर आपसे, अगले ओलंपिक के लिए, लॉस एंजलिस के लिए, अगले 4 साल बाद के लिए वक्त है। ये टीम अभी युवा है, बहुत से खिलाड़ी अगले ओलंपिक तक खेलेंगे दिख रहे हैं मुझे इस वक्त भी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि किस तरह की तैयारी करनी चाहिए ताकि जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन और इस तरह की जो टीमें हैं उनको हम उनके देश में जाके मात दे सकें। देखिए, हॉकी के लिए अगर मैं ये कहूं कि जब से हमारा थोड़ा डाउनफॉल चला है, 76 के बाद 80 में हम जीते हैं, उसके बाद लगातार 40 साल तक सूखा रहा, 41 साल तक हम जीत नहीं पाए कुछ भी। तो जो हमारे संस्थान होते हैं, चाहे वो सरकार क्यों ना हो या स्पोर्ट्स अथॉरिटी भी क्यों ना हो, तो उनका कहीं ना कहीं रुझान थोड़ा डाउन होता चला जाता है कि टीम तो कुछ कर नहीं रही है, जीत नहीं रही है। लेकिन टोक्यो ओलंपिक के बाद हमने मेडल जीतना शुरू किया है, और इस बार गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज तो हमने जीता है। तो अब मैं समझता हूं कि हमारे इन हुक्मरानों को या हमारे संस्थानों को या जो इससे जुड़े लोग हैं उनको भी खिलाड़ी की तरह जो अपना पूरा जीवन त्याग, तपस्या, बल के बूते पर निकालता है और खेलता है देश के लिए, तो हल्का सा वो काम को अच्छे ढंग से हम करें तो ये हॉकी हमारे देश में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। आज भी हमारे दिलो दिमाग में हॉकी, अगर आप माने प्रधानमंत्री जी का
पिछली बार का एक वाक्य है कि हॉकी में ना जीतो तो ऐसा लगता है कि कुछ जीता नहीं है। तो ये चीज हमारे दिलो दिमाग में बसी है, इसको हम बढ़ा सकते हैं। आज की नो डाउट बड़ी कॉम्पिटिटिव हॉकी है, खिलाड़ियों को खेलने का ढंग अलग है, पेनल्टी कॉर्नर के ऊपर सारा खेल दारोमदार टीमों का रहता है। तो हरमनप्रीत जैसे खिलाड़ी जो पैदा हुए हैं और जिन्होंने देश का नाम किया है, मेडल दिलाया कप्तान के रूप में, श्रीजेश हुए हैं, तो इस तरह खिलाड़ी हमारे और भी निकल सकते हैं, क्योंकि हमारे खून में हमारा इतिहास है, हमारे पास धरोहर है, तो उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। और मैं यही मानता हूं कि आज के बाद अगले ओलंपिक में जो टीम जाएगी जिसके अंदर काफी कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे, लेकिन खिलाड़ी तो नाम बदलेंगे, खिलाड़ी तो खेलेंगे और क्यों ना खेलें। कि भाई इतने बड़े बड़े हमारे खिलाड़ी देश ने दिए हैं, उन्हें पैदा किए हैं, उन्होंने अपने अपने कारनामों से देश को सम्मान दिलाया है, तो ये खिलाड़ी का भी फर्ज बनता है कि जब वो मैदान में उतरे तो हर चीज भूल के उसका लक्ष्य। एक आपकी इजाजत से आखिरी सवाल प्रगट पाजी से लेना चाहता हूं। पाजी, अब टीम के पास 4 साल का वक्त है। हॉकी धीरे धीरे अब वापस युवाओं में लोकप्रिय हो रहा है। 2 मेडल्स 2 जीतों ने हॉकी के लिए इंटरेस्ट जगा दिया है। स्कूलों में, लोकल लेवल पर भी हम देख रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्या ये पौध तैयार हो रही है जो इस तरह के टूर्नामेंट्स में आए और हॉकी को थामे और भारत का तिरंगा लहराए? क्योंकि अधिकतर लोग क्रिकेट के पीछे भागते हैं या इंडिविजुअल गेम्स के पीछे भागते हैं। नहीं, देखो फ्रैंकली स्पीकिंग, जितना हमारे जो नीचे काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा। आप ये 2028 की बात मत करो, क्योंकि 4 साल का समय में प्लेयर बनते नहीं है। एक प्लेयर को बनने के लिए कम से कम 10 से 15 साल का समय लगता है। हमें अगर बात करनी चाहिए 2036 की या 2040 की, लेकिन हम इसको कहां तक लेके जाएंगे वो 4 साल में, क्योंकि हमारे पास नीचे स्टफ जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। ना तो कोई स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा अच्छे काम करती है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट ही। मैं बड़ी फ्रैंकली बात कर रहा हूं, क्योंकि नीचे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है। सब जूनियर में, जहां प्राइमरी स्कूल्स में, हायर सेकेंडरी स्कूल में, क्योंकि प्लेयर बहुत सी डिफिकल्ट सिचुएशन से होके गुजरता है। और उस सिचुएशन में हमारे कंट्री का जो स्पोर्ट्स कल्चर है उसको प्रमोट करने की जरूरत है। क्योंकि आज दुनिया में अगर आपने ये दिखाना है कि हमारा देश जो है उसका युवा कितना खुशहाल और हेल्दी है, तो मेडल इज द ओनली मीडियम। और यही हमें ड्रग से दूर भी लेके जाते हैं। हमारे कंट्री की ऐसी जो प्रॉब्लम्स है वो स्पोर्ट्स के जरिए हम खत्म कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि जितना हमारा देश का बजट है, मेरा ख्याल है कि पॉइंट कुछ % है, पॉइंट इवन 1% भी नहीं है। वो नेशन जो है वो 10 से 15% ऑफ देयर टोटल बजट दे आर स्पेंडिंग ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ये ह्यूमन रिसोर्सेज का विषय है। मैं इसीलिए कह रहा था कि अगर आप शुरू करोगे तो लंबा हो जाएगा और सेलिब्रेशन में कहीं ना कहीं बाधा होगी। तो मैं तो आज के दिन के लिए मुबारकबाद, और फिर कभी इस टॉपिक पे जरूर डिस्कशन करेंगे। आपकी बात का मैं सम्मान करता हूं और आपकी साफगोई का मैं हमेशा से फैन भी रहा हूं प्रगट पाजी, आप जानते भी इस बात को। शुक्रिया आप दोनों का, और आप दोनों को बहुत बहुत सारी बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, हमसे बात करने के लिए। अशोक जी और प्रगट जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अशोक भाई बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। प्रगट जी और 2024 भारतीय खिलाड़ियों के रिटायरमेंट का साल रहा, यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यानी एक पीढ़ी का स्वर्णिम इतिहास बनकर वो मैदान से दूर चली गई और युवा खिलाड़ियों के लिए कुछ कर गुजरने के लिए वो मैदान छोड़कर चली गई है। जी हाँ, इसी 2024 में हॉकी की द ग्रेट वॉल यानी श्रीजेश की हमने बात की, जिन्होंने आज अनाउंसमेंट कर दिया रिटायरमेंट का। इसके पहले हमारी चैंपियन विनेश फोगाट ने एक मजबूरी में फैसला लिया और उन्होंने भी आज ही संन्यास का ऐलान किया। केवल 100 ग्राम वजन ज़्यादा होने के कारण उन्हें 50 किलोग्राम वर्ग में फाइनल खेलने से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। पूरा देश इससे निराश हो गया, सबके दिल टूटे, लेकिन अब सबकी बात उतनी ताकत से विनेश के साथ इस वक्त खड़े हुए हैं। लेकिन विनेश फोगाट और भारतीय ओलंपिक संघ की ओर से इस फैसले को कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में चुनौती दी गई है, CAAS। आप इसको आम भाषा में समझे तो कह सकते हैं कि खिलाड़ियों का जो सबसे बड़ा कोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट, उसमें अपील की गई है। ये ऐसी अदालत या संस्था है जहां खिलाड़ी न्याय की मांग करते हैं। विनेश फोगाट ने भी डिस्क्वालीफाई होने के बाद इस कोर्ट से फैसला पलटने की अपील की है।
कैसे काम करती है CAS, इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी प्रेरणा शर्मा। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स खेल संबंधी विवादों को सुलझाने के लिए बनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ये एक स्वतंत्र संगठन है जो 1984 में बना था और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। इसके दफ्तर न्यूयॉर्क, सिडनी और लॉजेन में भी हैं। आपको बता दें कि अभी जॉन कोच CAS के अध्यक्ष हैं। उन्होंने 2011 में ये पद संभाला था। तो आखिर इस संस्था की ओलंपिक खेलों में क्या भूमिका होती है? ओलंपिक खेलों के दौरान होने वाले विवादों को सुलझाने में CAS की अहम भूमिका होती है। ओलंपिक चार्टर के नियम 61 के तहत खेलों से जुड़े सभी विवाद CAS के पास आते हैं। फैसले जल्दी हो, इसके लिए होस्ट सिटी में अस्थायी कोर्ट भी बनाए जाते हैं। इस बार पेरिस 2024 में CAS के 2 स्थायी कार्यालय बने हैं। उनमें से एक CAS एडहॉक डिवीजन है, जहां विनेश ने भी अपील की है। इसका काम खेलों के दौरान उठने वाले कानूनी विवादों को सुलझाना है। यह डिवीजन 1996 से खेल आयोजनों में मौजूद रहा है। आपको बता दें कि इसका कार्यालय पेरिस के जुडिशियल कोर्ट में है और ये 11 अगस्त तक काम करेगा। साथ ही एडहॉक पैनल आवेदन दाखिल होने के 24 घंटे के भीतर फैसला करेगा। असाधारण मामलों में ज़रूरत पड़ने पर एडहॉक डिवीजन का जो अध्यक्ष है वो इसकी समय सीमा को बढ़ा सकते हैं। सुना आपने किस तरीके से कोर्ट काम करता है। ऐसे समय पर जब विनेश फोगाट ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में अपील की हुई है, तो उनके घर पर हमारी सहयोगी साक्षी पुंडीर पहुंची हुई है। साक्षी ने विनेश के ताऊजी, जो कि बहुत बड़े कुश्ती के पहलवान हैं, कोच हैं, महावीर फोगाट, उनसे बात की है। आइए सुनते हैं। महावीर जी, इस वक्त अगर विनेश डिस्क्वालीफाई नहीं होती तो पूरा देश एक दूसरे मेडल के लिए जश्न मना रहा होता। कितना मुश्किल का ये समय है, लेकिन एक उम्मीद और जगी है इसके साथ साथ कि विनेश को सिल्वर मेडल की मिल सकता है। उन्होंने CAS में वो की है, अपील की है। क्या लगता है, क्या फ़ैसला होगा? कितनी उम्मीदें हैं आपको उस फैसले से लेकर? देखिए, जो गोल्ड मेडल के नज़दीक थी और जो 100 ग्राम वजन जो उसका नहीं आया, ये हमारा दुर्भाग्य है। और जो हुआ, सारे 140 करोड़ भारतीय जो सभी से दुखी हैं, जो उसके मेडल की जो इंतजार कर रहे थे, वो मेडल नहीं, गोल्ड मेडल नहीं मिला। और जहाँ अपील की है कोर्ट में, तो उसे हमें पूरी आस उम्मीद है न्यायालय जो है सही फैसला करेगा और हमें जो है मेडल जो है काफ़ी उम्मीदें हैं। महावीर जी, विनेश ने संन्यास का लेने का भी ऐलान किया है। उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि माँ मैं हार गई। तो सर, इसके उनके इस फैसले पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो जो कोई बच्चा हो, जो इस ऐसी जो घटना घट जाती है, तो हर एक बच्चे का दिल टूट जाता है। उसका दिल टूट गया। उसने जो रात को एक दिन फैसला किसी से बगैर किसी बात के एकदम फैसला ले लिया। लेकिन यहाँ आएगी वो जब अपने फ्रेश मूड में होगी, हम जो परिवार के और रिश्तेदार मिल करके जो उसको 2028 ओलंपिक के लिए हम जो है उसके ऊपर पूरी जो है उसका सहयोग करेंगे और उससे विनती करेंगे, उसको जो है प्रोत्साहन करेंगे। 4 साल की बात है भाई, दुनिया आपको देश की को मेडल की उम्मीद है, आप पीछे न हटिए, पूरी कोशिश करेंगे। महावीर जी, इतने बड़े स्तर पर इस तरह की चूक कि 100 ग्राम से मेडल ना मिलना, 100 ग्राम बहुत भारी पड़ गया विनेश के ऊपर, तो उसमें आप क्या कहेंगे कि किसकी चूक है? देखिए, जो पहले तो मेरे को पता नहीं था, लेकिन कल जो मैंने देखा जो कोच ने क्या किया है, विनेश क्या कर रही थी और डॉक्टर ने क्या किया है, तो कल से यूँ है कोई बहुत नहीं, तो विनेश ने अपनी मेहनत में कसर छोटे वजन घटाने में और कोच डॉक्टर ने पूरी कोशिश की, लेकिन जो उसका वजन है वो आया नहीं। क्यों कि जो 6 तारीख को कुश्ती थी, उसमें जो कोई भी बच्चा हो जो रेसलिंग का, तो वजन देने के बाद में कुछ लेता खाने पीने के लिए, एनर्जी के लिए, तो उसने जो एनर्जी जो लेने खाने जो ली थी उस टाइम, वो उसको पता, सब विश्वास था, उसने कोचिज को विश्वास था ये वजन सुबह जो है ठीक हो जाएगा। लेकिन वो काफ़ी मेहनत करी, सारी रात की, कोच ने कोशिश की, बाल भी कटवाए, नाखून भी कटवाए, लेकिन उसका वजन नहीं आ सका। ये हमारी जो है बदकिस्मती है। इस देश की जो है जो 140 करोड़ उसकी मेडल की आज देख रही थी, वो आज की टूट गई। 2 अपडेट आपको देते हैं। CAS कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स की हियरिंग कल सुबह पेरिस में होनी है। उम्मीद की जा रही है कि दोपहर को 12 साढ़े 12 बजे तक हिंदुस्तान के समय के मुताबिक ये फैसला आ जाएगा कि क्या जो अपील है विनेश की कि उनको जॉइंट
रजत पदक का दावेदार विजयी घोषित किया जाए। यानी वो जॉइंट तौर पर चाहती हैं कि उनको रजत पदक मिले। अगर ये कोर्ट फैसला सुनाती है उनके हक में तो शायद ये संभव हो जाएगा। और दूसरी बात कुश्ती से जुड़ी हुई, हमारे एक पुरुष पहलवान है अमन सहरावत, वो लगातार 2 बाउट आज जीत चुके हैं। उनका सेमीफाइनल मुकाबला, जी हाँ सेमीफाइनल में पहुंच गए, सिर्फ 1 कदम दूरी पर हैं अगले किसी मेडल से। उनका मुकाबला कुछ ही मिनटों में शुरू होने वाला है पेरिस में, उस पर भी हमारी नज़र बनी हुई है। फिलहाल एक ब्रेक यहाँ ले रहे हैं, लेकिन खबरों की खबर जारी है, तुरंत लौट के आते हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए चुनाव आयोग की टीम श्रीनगर पहुंची है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के साथ दोनों चुनाव आयुक्तों ने स्थानीय और नेशनल पार्टियों के नेताओं के साथ अहम बैठक की है। जम्मू कश्मीर में आखिरी बार 2014 में विधानसभा चुनाव हुए थे। जम्मू कश्मीर में चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। चुनाव आयोग की टीम ने वहां पहुंचकर राजनीतिक पार्टियों से मीटिंग भी की और चुनाव की तैयारियों का जायजा भी लिया। 2019 में जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा छीने जाने के बाद से ये वहां पहला चुनाव होगा। हर एक पार्टी ने यहां इलेक्शन कमीशन के साथ अलग अलग मीटिंग की, लेकिन मीटिंग के दौरान हर एक ने एक ही सुर में बात की, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी, हर एक की एक ही डिमांड थी कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 30 सितंबर की डेडलाइन से पहले होने चाहिए। पिछले असेंबली इलेक्शन जम्मू कश्मीर में 2014 में हुए थे और ये 2 इलेक्शनों के दरमियान सबसे लंबा वक्फा रहा है। चुनाव आयोग की टीम से मिलने के बाद बीजेपी ने कहा कि वो चाहते हैं कि 30 सितंबर तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाए और साथ ही जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा भी वापस मिल जाए। अपने 21 जून के दौरे पर प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही विधानसभा चुनाव होंगे और साथ ही राज्य को उसका दर्जा भी वापस दिया जाएगा। वो दिन भी जल्द आएगा जब जम्मू और कश्मीर फिर से राज्य के रूप में अपना फ्यूचर और बेहतर बनाएगा। Bharatiya Janata Party wants elections in Jammu and Kashmir at the earliest possible note, and much so, and nonetheless not outside the last Lakshman Rekha or the last limit which has been set by the Honorable Supreme Court of India, that is 30th of September. So you want elections before 30th September? I'll improve your statement. Elections to be concluded before 30th of September 2024. कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी चुनाव आयोग के साथ मीटिंग हुई है। उनकी मांग है कि चुनाव जल्द हों और निष्पक्ष हों। कांग्रेस और एनसी का कहना है कि यहां के लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। इस बीच दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ मीटिंग बुलाई है ताकि चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की जा सके। For last 6 years we told them that Jammu Kashmir is without democracy, and the people have voted in the past also. More than 80% in Panchayat election. At present there are no ULBs, no Panchayats, no assembly. So assembly elections should be held despite security scenario. In the past, in worst conditions also, elections used to be held and elections should be held. Normally क्या होता है कि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं, जो हमारे रूलिंग पार्टी वाले हैं, उनको ज़्यादा फेवर करते हैं ड्यूरिंग द कैंपेनिंग एंड ऑल. So we've asked for a level playing field. We've asked for early elections. चुनाव आयोग की टीम मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में प्रशासन के सभी आला अधिकारियों से भी मिली। साथ ही सभी 20 जिलों के एसपी से भी मुलाकात की, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा हुई। पिछले दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने चुनाव आयोग से 30 सितंबर तक जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने का निर्देश दिया था। सवाल है कि क्या चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट की तय डेडलाइन तक ये चुनाव करवा पाएगा? केंद्र प्रशासित प्रदेश के चुनाव आयोग ने 45 दिन तक एक हेलीकॉप्टर किराए पर लेने की बात कही है। साथ में वोटर लिस्ट को भी 20 अगस्त तक फाइनल किए जाने की बात चल रही है। अगर चुनाव आयोग को सुरक्षा बंदोबस्त सही लगे तो जम्मू कश्मीर में 5 से 6 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। श्रीनगर से अपने सहयोगी नसीर मसूदी के साथ नई दिल्ली से मैं नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए।
तो आज खबरों की खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। शुभ रात्रि।